नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी जी से। आशीष त्रिवेदी जी बलिया के संकल्प संस्था के डायरेक्टर हैं और इन्होंने उषा गांगुली समेत बड़े बड़े रंगकर्मियों के साथ रंगमंच और नाटक किया है। मैं इनसे आइए बातचीत हम लोग करें। आशीष त्रिवेदी जी, बलिया जैसे छोटे शहर में लोग दूसरे करियर चुनते हैं। आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और छोटे शहर से रंगमंच की शुरुआत की, तो ये रिस्क आपने कैसे लिया? इसमें सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं आशीष त्रिवेदी और इसमें आपके दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि आपने बलिया में ये रिस्क क्यों लिया छोटी जगह पे, और दूसरा कि कैरियर को छोड़ करके आपने ये रिस्क क्यों लिया। जी, तो पहले तो मैं कैरियर वाले पे अपनी बात कहूँ। मैं तो कैरियर की जहाँ तक बात करूँ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पीजी किया फिलॉसफी में, और उस दौरान दिमाग में यही था कि हम एक कैरियर होगा, और सिविल की तैयारी करने के लिए मैं भी इलाहाबाद गया था बाकी लड़कों के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही कि बचपन में हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। अच्छा। एक टीम थी, उसके साथ जुड़ करके, और कई वर्षों तक लगातार नुक्कड़ नाटक किया हम लोगों ने पूरे अलग अलग शहरों में जा करके। तो एक नाटक का संस्कार था। हमारे गांव पे भी दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के अवसर पर नाटक हुआ करते थे। 10 मई को हमारे यहाँ गांव में हर साल नाट्य महोत्सव होता था। अच्छा। 2 दिन का। तो उस महोत्सव में पिताजी के साथ मैं जाता था नाटक देखने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे अंदर जो है वो नाटक का वो बीजारोपण होता चला गया था। और जब मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से, और वहाँ पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उसके तरफ से 10 दिन का राष्ट्रीय रंग पर्व की घोषणा हुई थी, वहाँ आयोजन होना था। उसकी सूचना अखबार से मिली और मैं गया। एक बड़े रंगकर्मी थे वहाँ पर, परिमल दत्ता जी, उनके निर्देशन में एक नाटक होना था, जगन्नाथ नाम था, और उसमें कलाकारों का सिलेक्शन हो रहा था। तो मैं भी गया अपना हाथ आजमाने के लिए कि देखूँ मैं इसके लिए फिट हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी तो छोटे जगहों पर हम लोगों ने किया था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो बाकी लोगों के साथ 30 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें एक मैं भी था, उसमें सिलेक्शन मेरा भी हुआ था। और वहाँ से विधिवत रंगमंच की शुरुआत होती है। 2 महीने का एक वर्कशॉप था। उसके बाद उस राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में हम लोग की भी प्रस्तुति थी, और प्रस्तुति अच्छी हुई, सराही गई। और उसके बाद नाटक देखने की लत लगी मुझे। और मैं लगभग जहाँ मैं रहता था दारागंज में, वहाँ से 10-12 किलोमीटर है दूर वहाँ NCZCC, वहाँ पर साइकिल से जाना आना और डेली रूटीन में शामिल हो गया था कि जब भी नाटक हो तो मैं नाटक देखने जाता था। तो वो एक मेरे जहन में बैठता चला गया कि रंगमंच का जो एक विराट स्वरूप है वो देखने को मिला मुझे। जब मैं बलिया आया लौट करके तो मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ें बलिया में क्यों नहीं है, बाकी जगहों पे है लेकिन यहाँ थिएटर नहीं, रंगमंच नहीं है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे बलिया में थिएटर को शुरू करना है, रंगमंच की शुरुआत मुझे करनी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, बहुत सारी चीज़ें हुई और धीरे धीरे दिमाग में बैठता चला गया कि नाटक थिएटर को यहाँ पे शुरू किया जाए। तो अपने दोस्त मित्रों के साथ जब मैंने बात किया कि थिएटर शुरू करें, रंगमंच शुरू करें, तो सबने मुझे मना किया कि भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी है, कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी, क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो। लेकिन वो दिल में मेरे किसी कोने में उसने जगह बना लिया था कि मुझे बलिया में रंगमंच खड़ा करना है। तो हुआ यूँ कि अपने दोस्तों को बुलाया मैंने एक संडे को कि मीटिंग है और हम लोग बातचीत करेंगे इसके गठन को लेकर के। तो वो नहीं आया दोस्त सारे। दूसरे संडे को फिर, तो किसी न किसी बहाने से वो दूसरे संडे को भी नहीं आया। लेकिन इतना जुनून सवार था कि मैं तीसरे संडे को एक अपने बैठ करके न्यूज़ लिखा कि बलिया में संकल्प संस्था की स्थापना हुई और इसके अंतर्गत रंगमंच, थिएटर, कला, संस्कृति के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, और हमने पेपर में दे दिया। अखबार में निकला, मित्र भी उसको पढ़े। तो नाम पढ़ने के बाद कई मित्र जागरूक हुए और सपोर्ट में खड़े हुए। और फिर कोचिंग संस्थानों से, मित्रों के कोचिंग चलते थे, वहाँ से लड़कों को ले आना, उनको ट्रेंड करना, फिर वो 2-3 दिन बाद चले भी जाते थे। तो वो एक प्रक्रिया लगातार चलती रही। लेकिन धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक से शुरू किया हम लोगों ने, और आज मुझे लग रहा है कि सैकड़ों नाटकों की प्रस्तुति इस 15-16 सालों में हम लोगों ने किया है। और देश के बड़े बड़े शहरों में हर जगह हम लोगों ने जाकर के, विदेशिया से लेकर के चरणदास चोर, आषाढ़ का एक दिन, और भी बड़े नाटक, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, फिर कोर्ट मार्शल जैसे नाटकों का मंचन हम लोगों ने किया। और इस 15-16 साल में हमारे यहाँ से लगभग सैकड़ों लड़के लड़कियाँ निकल करके अपना कैरियर भी बना रहे हैं। अलग अलग बहुत सारे नाट्य विद्यालयों में उनका प्रवेश भी हुआ, कुछ सीरियल में, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। तो वो ये एक यात्रा जो है वो चलनी शुरू हुई। अच्छा, ये जो यात्रा आपने शुरू की जी, तो उसमें कई चुनौतियाँ, कई कठिन परिस्थितियाँ आई होंगी। जी। तो उनमें उनकी
आप एक बार हाँ, चर्चा कठिन करें, क्या परिस्थिति चुनौतियां आई? जी। जैसा कि आपने बताया कि जैसे छोटी जगहों का तो अपना एक दायरा है, एक लिमिटेशन है छोटी जगहों पे काम करने का। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको सब कुछ मिल ही जाए और उस सब कुछ आपको मिल जाए और उस जगह पे आपने काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि आपने क्या किया जब आप सब कुछ पा ही गए। तो मज़ा तो तब है कि सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं और उस परिस्थिति में से निकलते हुए आपने कोई काम किया, आपने कुछ खड़ा किया, तो वो जो मन को सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ छोटी जगह की चुनौतियां हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने शुरू किया तो रंगमंच को लेकर के बहुत सारी विडंबनाएं थी। लोग कहते थे कि नाच गाना शुरू कर दिया। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं नाटक नौटंकी करता है, नाच गाना करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जो समय दिया हम लोगों ने, जो मेहनत किया, तो आज हमारे शहर के और शहर के नहीं बहुत सारे जगहों के हमारे बहुत सारे साहित्यिक मित्र हैं, बौद्धिक मित्र हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि बलिया जैसे शहर में एक रंगमंच हमने खड़ा किया। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब शुरू किया मैंने यहाँ रंगमंच, तो मुझे लगा कि मैंने ही शुरू कर दिया बलिया रंगमंच को। लेकिन फिर बाद में बलिया का रंगमंच का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो देखा कि नहीं, हमारे यहाँ बड़ी एक समृद्ध परंपरा रही है। 1884 में यहाँ भारतेंदु जी आते हैं नाटक करने के लिए और सत्य हरिश्चंद्र नाटक करते हैं यहाँ पर, वो जो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकते हैं भाषण भी देते हैं ददरी मेला में। तो वो एक परंपरा है हमारी। पंडित सीताराम चतुर्वेदी के रिज्यूम में 70 के दशक बहुत सारे नाटकों के मंचन हुए यहाँ पे। एक सप्ताह तक नाटक हुआ करते थे और उस दौर में लोग टिकट लेकर के नाटक देखते थे। और तो ये परंपरा थी। वो परंपरा लगभग 30-35 साल तक ब्रेक हुई थी। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया तो अब लगातार हम लोग जो है कर रहे हैं। चुनौतियां हैं बहुत सारी। सबसे बड़ी चुनौती आई महिला पात्रों की, कि इस छोटे शहर में हम महिला पात्र कहाँ से लाए कि हम नाटक कर सकें। तो उतना डेवलप हमारा समाज है नहीं अभी। बड़े शहरों में दिक्कत है, तो हम लोग तो बलिया जैसे शहर में रहते हैं। तो ऐसे में हमारी बहनों ने हमारी मदद की। हमारी 2 छोटी बहनें वो आ गए हैं कि हम आपके साथ नाटक करना चाहते हैं। पिताजी की स्वीकृति मिली, इस मामले में भाग्यशाली हूँ, माताजी की स्वीकृति मिली। और फिर उसके बाद विदेशिया जैसा नाटक हमने शुरू किया अपनी बहनों को लेकर के। और उनको लेकर के जब नाटक शुरू किया तो कई शहरों में हम लेकर गए, उनकी प्रस्तुतियाँ हुई। तो बाकी जगहों से अप्रिशिएट हुआ कि हाँ रंगमंच पर इस तरीके का योगदान एक परिवार का हो रहा है। लेकिन अपने जो रिश्तेदार हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, वो लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई अपने तो नाच ही रहते, बहनों को भी नचा रहे हैं। तो इस तरीके की भी बातें सुनने को मिली। लेकिन रंगमंच के प्रति इतना जुनून था, इतना दृढ़ विश्वास था, इतना दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे हर परिस्थिति में बलिया में रंगमंच को खड़ा करना है। और इस मामले में परिवार का सपोर्ट भी मिला और अब तो पूरे समाज का सपोर्ट मिल रहा है। तो एक समय था, लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र में संघर्ष करते हैं और समय देते हैं तो एक समय आता है कि आपको वो चीज़ें जो है वो रिगार्ड मिलता है और उसकी आपकी पहचान बनती है। अच्छा, अब जब आप इतनी यात्रा कर चुके हैं रंगमंच की जी, आपको क्या लगता है कि अभी रंगमंच का भविष्य क्या है? यहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आगे आप क्या देखते हैं? अभी तो देखिए जो पिछले 2 साल से जो संकट चल रहा है, अभी तो कोरोना संकट की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग रंगमंच क्योंकि एक जैविक कला है और रंगमंच की पहचान भी इसी से है कि जो कलाकार होते हैं, कलाकार और दर्शक दोनों जीवंत रूप में एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि सिनेमा ने बहुत प्रयास किया रंगमंच को निगलने का, लेकिन उसके बावजूद भी रंगमंच जिंदा है। इस वजह से जिंदा कि उसके अंदर एक जीवंतता है। तो जब तक समाज में जीवंतता रहेगी, समाज में जिंदा लोग रहेंगे, तब तक नाटक जिंदा रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन रंगमंच खत्म नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होता है रंगमंच के साथ कि जो आर्थिक सपोर्ट है वो थिएटर को नहीं मिल पाता है उतना जितना कि होना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अगर हम थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं, तो बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे साथ ऐसे आते हैं जो बीच रास्ते में साथ छोड़ते हैं। 2 साल 3 साल मेहनत करके जब आप एक किसी कलाकार को खड़ा करते हैं, लगता है कि अब इसके अंदर एक कला विकसित हो रही है, उसके बाद फिर वो उसका वहाँ से रूट बदल जाता है, वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है क्योंकि आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन बावजूद इसके वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके जहन में, आपके ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं कि जैसे आपके लिए सांस लेना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, उस तरीके से वो रंगमंच भी आपके लिए वो जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो उस तरीके से अब एक जरूरी हिस्सा बन गया रंगमंच और मुझे लगता है कि उसके बिना तो फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो एक उम्मीद है और रंगकर्मियों के जीवन में उम्मीद ही तो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम किसी रास्ते पर आगे लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए समय दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रंगमंच से जुड़ी ये बातें दूर दूर तक फैलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।